नमस्कार दोस्तों, विद्यावर्धिनी सभा का कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय द्वितीय वर्ष कला विषय डीएससी हिंदी काव्यशास्त्र। सर्वप्रथम हिंदी विषय विशेष अध्ययन के लिए चयन करने हेतु मैं आप सबका हिंदी विभाग की ओर से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक काव्यशास्त्र के जो पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है काव्य के हेतु। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि काव्य हेतु किसे कहते हैं, काव्य हेतु का अर्थ क्या है। काव्य हेतु अर्थात कविता के निर्मिति के कारण, अर्थात यहाँ पर हमें कविता निर्माण में सहायक कारणों को जानना है। काव्य निर्माण के पीछे कोई न कोई कारण होते ही है। मित्रों, संसार का ऐसा कोई काम नहीं है जिसके करने के पीछे कोई कारण न रहा हो, अर्थात बिना कारण कोई कार्य नहीं होता। कारण के बिना कार्य हो ही नहीं सकता। काव्य हेतु का अर्थ क्या हुआ? काव्य हेतु का अर्थ यह हुआ कविता के निर्मिति के कारण। काव्य रचना के पीछे कौन कौन से कारण काम करते हैं, किन कारणों से काव्य रचना संभव हो पाती है, भारतीय काव्यशास्त्र में आचार्यों ने उसे काव्य हेतु कहा है। काव्य हेतु के संदर्भ में भारतीय काव्यशास्त्र के विद्वानों ने मुख्य रूप से 4 प्रमुख हेतु माने हैं। पहला है प्रतिभा। प्रतिभा को अनेक आचार्यों ने शक्ति भी कहा है। दूसरा है व्युत्पत्ति, उसे ज्ञान कहा है। तीसरा है अभ्यास, अर्थात कोई क्रिया बार बार और तब तक करना जब तक हम उसमें सफल नहीं होते। और चौथा है अभ्यास, यानी कि एकाग्रता, वह काव्य निर्मिति के लिए अत्यंत उपयोगी है। काव्य हेतु में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रथम काव्य हेतु। भारतीय काव्यशास्त्र के सभी आचार्यों ने काव्य हेतु के अंतर्गत सर्वाधिक महत्व अगर किसी को दिया है तो वह है प्रतिभा को। अब प्रश्न है कि प्रतिभा किसे कहते हैं? काव्य निर्मिति का सबसे प्रमुख कारण प्रतिभा ही है। प्रतिभा जन्मजात शक्ति होती है। प्रतिभा के कारण नई नई वस्तुओं का निर्माण होता है। इसलिए नई नई वस्तुओं के निर्माण करने वाली शक्ति को प्रतिभा कहते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र के आचार्य भट्टतोत, इन्होंने प्रतिभा के संदर्भ में अपना विवेचन देते हुए कहा है, प्रज्ञा नवनव उन्मेष शालिनी प्रतिभामता, अर्थात नई नई वस्तुओं का उन्मेष निर्माण जो करती है वह प्रतिभा होती है। अनेक कवियों ने राम कथा को आधार बनाकर काव्य का निर्माण किया। मतलब भारतीय साहित्य में, हिंदी साहित्य में राम कथा को आधार बनाकर अनेक कवियों ने निर्मिति की काव्य की, परंतु किसी कवि को वह महत्व प्राप्त नहीं हुआ जो हिंदी के महाकवि तुलसीदास को प्राप्त हुआ। इसका अर्थ यह है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति ही कवि बनता है। भारतीय काव्यशास्त्र के सभी आचार्यों ने काव्य के निर्माण के लिए प्रतिभा को आवश्यक माना है। यहाँ पर हम भारतीय काव्यशास्त्र के जो 2 प्रमुख विद्वान हैं उनका विवेचन देखेंगे। उनमें से पहले है रुद्रट। रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद माने हैं, एक सहजा जो स्वाभाविक होती है और दूसरी उत्पाद्या जो शास्त्र आदि के अध्ययन से प्राप्त होती है। रुद्रट के मतानुसार प्रतिभा के 2 भेद हुए, एक सहजा, दूसरा उत्पाद्या। दूसरे जो विद्वान है राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद माने हैं, कारयित्री प्रतिभा, भावयित्री प्रतिभा। काव्य का निर्माण करने वाली प्रतिभा कारयित्री प्रतिभा कहलाती है, अर्थात कवि के पास जो प्रतिभा होती है, कारण कवि काव्य का निर्माण करता है, तो काव्य का निर्माण करने वाली प्रतिभा को कारयित्री प्रतिभा कहते हैं।
और काव्य का आस्वादन या भावन जिस प्रतिभा से होता है उसे भावयित्री प्रतिभा कहते हैं। तो निष्कर्षतः हम देख सकते हैं कि काव्य हेतुओं में प्रतिभा का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो प्रतिभा के बाद काव्य हेतु में जो दूसरा प्रमुख हेतु है वह है व्युत्पत्ति, जिसका अर्थ क्या है? ज्ञान। संस्कृत के आचार्यों ने प्रतिभा के बाद काव्य हेतु में सर्वाधिक महत्व दिया है व्युत्पत्ति को। व्युत्पत्ति का अर्थ क्या है? व्युत्पत्ति का अर्थ है मित्रों ज्ञान। ज्ञान या व्युत्पत्ति दो प्रकार की होती है, एक शास्त्रीय और दूसरी लौकिक। अब उसका विवेचन हमें देखना आवश्यक है। शास्त्रीय व्युत्पत्ति अध्ययन के द्वारा प्राप्त होती है, मतलब जिसे हम पढ़ना कहेंगे, मतलब किताबों को पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त होता है वह कौन सा होता है? शास्त्रीय ज्ञान होता है। और इससे क्या होता है? शास्त्र के ज्ञान से इससे अभिव्यंजना पद्धति सक्षम होती है। तो दूसरी जो उत्पत्ति है वह है लौकिक। लौकिक व्युत्पत्ति कहाँ से प्राप्त होती है? निरीक्षण परीक्षण के द्वारा प्राप्त होती है। इससे काव्य का विषय मिलता है, मतलब शास्त्रीय व्युत्पत्ति से अभिव्यंजना पद्धति सक्षम होती है और लौकिक व्युत्पत्ति से काव्य का विषय मिलता है। काव्य रचना में लोक और शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। ये दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं मित्रों। एक, कविता का निर्माण कब संभव है? तो लोक का ज्ञान हो, समाज का ज्ञान हो और शास्त्र का ज्ञान हो। उत्पत्ति को निपुणता और बहुज्ञता भी कहते हैं, इसे भी हमें याद रखना होगा। अब देखो, प्रतिभा और व्युत्पत्ति के बाद काव्य हेतु में जो तीसरा और महत्वपूर्ण हेतु है वह है अभ्यास। अभ्यास किसे कहते हैं? अभ्यास उसे कहते हैं कि कोई क्रिया बार बार करना, निरंतर प्रयत्न करते रहना ही अभ्यास है। निरंतर प्रयास करने से मनुष्य क्या बनता है? उस कार्य में निपुण बन जाता है। मित्रों, अंग्रेजी में कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास द्वारा ही महान रचनाओं का निर्माण संभव है। भट्टतौत का कथन है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अर्थात अभ्यास एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिससे जड़मति वाला व्यक्ति भी सुजान बन सकता है। प्रतिभा और व्युत्पत्ति के साथ साथ अभ्यास का योग होने से काव्य रचना श्रेष्ठ बनती है। अभ्यास द्वारा ही कवि श्रेष्ठ काव्य का सृजन कर सकता है। तो देखो मित्रों, हमने देखा कि प्रतिभा क्या है, व्युत्पत्ति क्या है और अभ्यास क्या है। काव्य हेतु में अंतिम जो हेतु है वह है समाधि, जिसका अर्थ है एकाग्रता। राजशेखर ने समाधि को काव्य हेतु स्वीकार किया है। मन की एकाग्रता को समाधि कहते हैं। कवि कर्म के लिए समाधि या एकाग्रता सर्वोत्कृष्ट साधना है। समाधि के लिए पहले अभ्यास की आवश्यकता है। समाधि अभ्यास का ही प्रतिफल है। तो मित्रों, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि काव्य हेतुओं में प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास तथा समाधि का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार किसी वृक्ष या पेड़ के विकास के लिए बीज, खाद, जल तथा प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार काव्य रूपी वृक्ष भी बीज रूपी प्रतिभा से, खाद रूपी व्युत्पत्ति से, अभ्यास रूपी जल से और समाधि रूपी प्रकाश से अंकुरित, पुष्पित एवं फलित होता है। मित्रों, यहाँ पर हम रुकेंगे। काव्यशास्त्र इस विषय का काव्य हेतु के अंतर्गत हमने यहाँ पर चर्चा की। थैंक यू।